हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल बी आर उदय क्लासेस पे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री का एक छोटा सा टेस्ट करेंगे। टेस्ट के अंदर होगा ये कि आपसे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको करना ये है कि इन 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से कम 18 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बिल्कुल ही सही उत्तर देने हैं। अगर आप ऐसा कर पाते हो तो आपकी जो तैयारी है यह काफ़ी अच्छी चल रही है, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो आप अपनी तैयारी को थोड़ा सा बढ़ाइएगा। तो चलिए आज की इस टेस्ट को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण यानी कि इलेक्ट्रॉन के लेन देन से जो यौगिक बनते हैं उस यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं। तो आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से कौन यौगिक बनता है, तो विद्युत सहसंयोजी यौगिक बनता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी वाला राइट आंसर। आप लोग भी अपना जवाब देते रहिए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि पीतल क्या है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो आप सभी को तो पता ही होगा कि पीतल क्या है। तो पीतल एक प्रकार का मिश्र धातु होता है। तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, दो का हो जाएगा डी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर। उसके बाद आ जाइए तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, मतलब विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार मैंने करा दिया है, आप सभी को पता ही होगा कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है। तो चांदी होता है यानी कि एजी होता है। तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी वाला राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको ग्लूकोज के एक अणु में कार्बन के अणु की संख्या बतानी है। तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है, यही होता है। अब यहाँ पे ये रहा कार्बन और ये है उसकी परमाणु संख्या कितनी है, तो 6 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी कि कार्बन की अणु संख्या कितनी होती है, तो 6 होती है। तो इस क्वेश्चन का क्या हो गया, 4 का हो गया डी वाला राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि अक्रिय तत्व कौन है। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कई बार कराया है कि जो हीलियम होता है ये एक प्रकार का अक्रिय तत्व होता है और इसका सूत्र He होता है। तो इस क्वेश्चन का क्या हो गया, इसका हो गया बी वाला राइट आंसर। उसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है। तो पीएच मान वाला क्वेश्चन जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान तो आप सभी को पता ही होगा कि 10.5 होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो देखिए मीथेन का सूत्र आप सभी को पता होगा, CH4 होता है। अब इस CH4 में आप सभी को पता है कि कितने बंधन होते हैं, तो 4 यानी कि 4 बंधन होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि कौन सा उपधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। तो ध्यान बस आपको ये रखना है कि यहाँ पे अधातु पूछा है कि क्या पूछा है। तो यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक हो चुका है, ये उपधातु नहीं होगा, ये अधातु होगा। तो क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन ये होगा कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में रहता है। तो अधातु आप सभी को पता है कि ब्रोमीन है जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में रहता है। वही पूछेगा कि कौन सा धातु कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में रहता है। तो धातु आप लोग याद रखिएगा पारा रहता है। उसके बाद देख लीजिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन ये है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल में आप सभी को पता होना चाहिए कि 7 है, कितने होते हैं, 7 आवर्त होते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए वाला राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन ये है कि शुद्ध सोने को व्यक्त किया जाता है, मतलब एकदम जो शुद्ध वाला 24 कैरेट गोल्डन होता है उसको हम लोग कितने व्यक्त करते हैं। तो ये तो मैंने बोल ही दिया कि 24 कैरेट, यानी कि उसको 24 कैरेट में व्यक्त करते हैं। इसी के साथ एक और क्वेश्चन पूछता है कि जो आभूषण बनाने यानी कि गहना बनाने वाला जो सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है। तो याद रखिएगा कि शुद्ध सोना जो होता है ये 24 कैरेट का होता है और जो गहना बनाने वाला सोना होता है वो 22 कैरेट का होता है।
है। तो ये दोनों आप लोग को पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि क्या कहलाता है। तो ऑक्सीजन का वृद्धि हो गया या फिर ऑक्सीजन का योग हो गया, वो क्या कहलाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन की जो वृद्धि है उसे हम लोग उपचयन कहते हैं, और उपचयन को ही क्या कहा जाता है, तो ऑक्सीकरण कहा जाता है। तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाता है। तो ऑक्सीजन की कमी अपचयन और ऑक्सीजन की वृद्धि उपचयन कहलाता है। उसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन ये है कि सीएनजी गैस का मुख्य अवयव क्या है। सबसे पहले सीएनजी का फुल फॉर्म पूछ देता है। तो सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, ठीक है। और इसका मुख्य अवयव क्या होता है, तो इसका मुख्य अवयव मीथेन यानी कि CH4 होता है, जिसमें कितने होते हैं, तो 4 सहसंयोजक बंधन होते हैं। उसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन ये है कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जल में घुलनशील जो भस्म है वो क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी वाला राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि हमारे शरीर किस पीएच परास के बीच काम करता है। तो हमारा जो शरीर है आप सभी को पता है कि 7 से लेकर के 7.8 के बीच काम करता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी वाला राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, और आप सभी को पता ही होगा कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो एक प्रकार की ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी वाला राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि नीला थोथा जिसे तूतिया कहा जाता है उसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखिए नीला थोथा जो होता है उसका रासायनिक सूत्र तो CuSO4 ही होता है, लेकिन उसमें 5H2O होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका उत्तर होगा कि नीला थोथा का जो रासायनिक सूत्र है ये CuSO4 5H2O होता है। तो इस क्वेश्चन का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और लोहा की परमाणु संख्या की अगर हम लोग बात करें तो वो 26 होती है, और लोहा का जो सूत्र होता है वो Fe होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला 18 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और आप सभी को पता होना चाहिए कि चीनी का रासायनिक सूत्र कितना होता है। तो C12H22 और O11 होता है, मतलब कि C12H22O11 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला 19 नंबर क्वेश्चन ये है कि एक्वा रेजिया के मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है। तो देखिए एक्वा रेजिया जो होता है, जिसे आप लोग अम्लराज के नाम से भी जानते हो, उसमें जो ये है ये 3 के अनुपात में रहता है, और जो HeNO4 है ये कितना रहता है, तो ये 1 के अनुपात में रहता है। तो सिंपल सा आप लोग याद रखिएगा 3:1, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका ए वाला राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि नाइट्रोजन के अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो देखिए जो नाइट्रोजन होता है इसके 2 अणु जो होता है, 1 मिनट में आपको बताता हूँ कि ये जो नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, और एक और नाइट्रोजन, तो इसके बीच 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। कितने होते हैं, 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो इसका हो जाएगा बी वाला राइट आंसर। उसके बाद पूछेगा कि ऑक्सीजन में कितने होते हैं। तो ऑक्सीजन में 2 सहसंयोजक बंधन होते हैं, और पूछेगा कि हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन में 1 सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। इसका क्या हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका 20 में से कितना सही हुआ। इसी के साथ आप लोग बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और हाँ वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।